वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस बार ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई किसी कारणवश। तो हम लोग जो अपने आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग की मास्टर क्लास शुरू कर रहे थे, उसकी 3-4 वीडियो आप पहले देख चुके हैं। अब ये उसकी अगली सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, पिछली वाली इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी डायरेक्टिव वर्ड्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम लोग उसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। जिसने भी नहीं देखी कि डायरेक्टिव वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे यूज़ किया जाए, वो ये वो वाली वीडियो जाके पहले देख सकता है। उसके बाद अब इस वाली वीडियो पे आते हैं। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हर किसी को इंट्रो लिखना आता है। अगर नहीं भी लिखना आता है तो इंट्रो बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं कैरी करता है, पर आप बेसिक इंट्रो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा कोई इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन कंक्लूजन लोगों को लिखना आता है या नहीं भी आता है तो वो इंप्रूवमेंट हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी। यही आपका मार्क्स डिसाइड करती है। ये आपका डिसाइड करती है कि कितना ज़्यादा फ़र्क होने वाला है एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में। अगर किसी का अच्छा आंसर है और उसको 10 में 3 ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है, देखिए, उसने इंट्रो जो भी लिखा होगा उसको 0.5 मिल गए होंगे, कंक्लूजन में 0.5 मिल गए होंगे। अब उसको सिर्फ बॉडी में 1.5 मिला, और एक जिसने बहुत अच्छा आंसर लिखा उसको भी इंट्रो में 0.5 मिले, कंक्लूजन में 0.5 मिले, पर उसको बॉडी में 3 मिल गए। अब देखिए, सीधे 4 नंबर हो गए टोटल। तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है ना। उसको वहाँ पे उसका टोटल 2.5 बन रहा था, यहाँ पे इसका तो 1.5 मार्क्स का फ़र्क पड़ गया। अगर ये 1.5 मार्क का फ़र्क हर आंसर में पड़ जा रहा है तो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन तो ये कितना, तो 30 मार्क्स का टोटल फ़र्क हो गया है। 30 मार्क्स में तो पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये जानना है कि बॉडी में कंटेंट इनरिचमेंट, बॉडी का डिमांड एड्रेस करना और बॉडी में वैल्यूएबल कंटेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों की क्लास है, इसका मेन एजेंडा क्या है कि हाउ टू जनरेट पॉइंट्स फॉर द बॉडी, डिफरेंट अप्रोचेस। देखिए, हम लोगों के पास एक आंसर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, हमको पता भी है ये इसका हमको आता है, ठीक है। अगर वो MCQ टाइप है तब तो बढ़िया, लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो हम लोगों को 150 वर्ड, 250 वर्ड, ये इतने लिखने होते हैं। तो 150 वर्ड का वैल्यूएबल कंटेंट जनरेट करना ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। और अगर आपने कंटेंट जनरेट भी कर दिया तो वो कंटेंट कैसा होगा, बार बार रिपीटेटिव कंटेंट होगा, ठीक है। पॉइंट्स एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे रिपीटेटिव कंटेंट, ठीक है। उस कंटेंट में कोई डेटा या फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई अलग डायमेंशंस नहीं होंगे, कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, सारे स्टेक होल्डर्स आपने सोचे नहीं होंगे, तो वो अधूरा सा कंटेंट लगता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो मैं एक आंसर का आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए UPSC ने कोई क्वेश्चन देता है, ठीक है। UPSC एक थीसिस स्टेटमेंट लिखता है और फिर एक कोई क्वेश्चन होता है। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आंसर का एक इंट्रो आप 3 लाइन का लिख देते हैं। उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट को वो मोस्टली हाफ पेज में ही दोनों पार्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद आप बॉडी पे आते हैं, ठीक है। बॉडी में आप हेडिंग डालते हैं, ठीक है। एक लाइन में हेडिंग आ गई, 4-5 पॉइंट लिखे, फिर दूसरी हेडिंग आई, 4-5 पॉइंट लिखे, इवैल्यूएशन बोला है या जो भी बोला है, फिर वे फॉरवर्ड उसके 4-5 पॉइंट, और ये हेडिंग के साथ सब हेडिंग्स आती हैं। अगर फिगर की ज़रूरत है, यहाँ पे आपने कोई फिगर बना दी, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन आता है 2-3 लाइन का, और ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये बॉडी के लिए जो 2 या 3 पेज का कंटेंट जनरेट करना है वो कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने मेजर एजेंडा पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है कि फास्ट थिंकिंग और डाइवर्सिटी अपने आंसर्स में कैसे लानी है, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करने का। हर अप्रोच एक, देखिए, आपने सारी अप्रोच पढ़ ली, वो सारे आंसर पे नहीं लगाया जा सकता। कुछ अप्रोच किसी आंसर पे लगेगी, कुछ अप्रोच किसी आंसर पे लगेगी। तो अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। 10 से 20 डाइवर्स पॉइंट जनरेट करना है हम लोगों को विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये हम लोगों के आंसर डेप्थ बढ़ाएगा, आंसर में क्लैरिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों की फाउंडेशंस हैं ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक। अगली इंपॉर्टेंट क्या है, 10 से 12 अगर डाइवर्स पॉइंट आपके जनरेट हो जाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 1.5 से 1 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। और जिन्होंने ये किया है, 80% स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा ही बढ़ा है पहले जिन्होंने, ठीक है। अब हम लोग सारे अप्रोचेस की बात करने से पहले तो आपका ये बेसिक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग मेनली अपनी अप्रोचेस पे आते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा एडिशनल भी जोड़ा है। आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी एक पेस्टल अप्रोच, ठीक है। पेस्टल अप्रोच पढ़ी होगी, पेस्टल अप्रोच। जिसने नहीं पढ़ी होगी उसने स्टेपल अप्रोच के नाम से पढ़ी होगी, किसी ने किसी और नाम से पढ़ी होगी। मैंने पढ़ी है स्पेटलिक अप्रोच, ठीक है। स्पेटलिक अप्रोच बिल्कुल सेम ही चीज़ है, बस थोड़े से फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब स्पेटलिक अप्रोच का क्या है, स्पेटलिक अप्रोच के लिए देखिए, एस से क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट मतलब अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई अगर क्वेश्चन है, उसका कोई सोशल एस्पेक्ट होगा, ठीक है। उसका कोई पॉलिटिकल एंगल होगा, ठीक है। उसका कोई इकोनॉमिक एंगल होगा, ठीक है। कोई उसका हिस्टोरिकल एंगल होगा, कोई उसका इन्वायरमेंटल एंगल होगा,
होगा, उसका कोई टेक्नोलॉजिकल एंगल होगा, कोई उसका लिंग्विस्टिक या लीगल एंगल होगा, ठीक है, कोई उसका इंटरनेशनल एंगल होगा, कोई उसका कल्चरल एंगल होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा एंगल क्या ही हो सकते हैं किसी आंसर के लिए। तो ये स्पेटलिक अप्रोच है, किसी आंसर में इतने सारे पॉइंट्स जनरेट करने के लिए कोई अप्रोच लगाई जा सकती है, ठीक है। हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट करने हैं, तो हम लोग ये अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज़ बीन इन कॉन्सोनेंस विद द अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो इन्होंने पूछी कि सोशल एक्सपेंडिचर और सोशल सर्विसेज में अलग अलग जो रिफॉर्म्स आए, अलग अलग पोस्ट रिफॉर्म्स में, उसमें क्या क्या पैटर्न नोटिस किया और किस एक्सटेंट तक ये हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने पूछा कि पैटर्न और ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस। पैटर्न क्या पूछा इन्होंने कि जो पैटर्न रहा है सोशल सर्विसेज इसके एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे कैसे बात करेंगे, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे किस तरीके से पोस्ट रिफॉर्म चेंजेस आए हैं, कितना एक्सपेंडिचर पे खर्च हुआ है। जैसे अब हम लोगों का बढ़ के 2.8 से 3.1% ऑफ जीडीपी हो गया है। हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर ग्रो किया है, कौन कौन सी नई स्कीम आई है, जैसे पीएम आयुष्मान योजना आई वगैरह वगैरह। फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में हम लोगों ने कितना खर्च किया है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ERMS स्कूल हो गए, ट्राइबल्स के लिए हम लोगों ने कितना खर्च किया, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के लिए क्या क्या किया। तो हम लोगों ने ये सारी अप्रोच में देखना है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या किया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। अलग अलग इंडेक्स में हम लोग अच्छी रैंकिंग परफॉर्म करें उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इन्वायरमेंटल जस्टिस देने के लिए हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, ठीक है। टेक एडवांसमेंट में हम लोग अलग अलग देश के साथ कॉम्पीट करते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। लिंग्विस्टिक क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे, तो ये सारी सोशल एस्पेक्ट्स में हम लोग इस आंसर को इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है टेम्पोरल अप्रोच। टेम्पोरल अप्रोच क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन है कि वो हम लोगों को एनालाइज करने को कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई एक स्कीम है, स्कीम एक पहले चलती थी और अब की कंडीशन में एनालाइज करने को दे रहा है, या कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, वो एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया को कंपेयर करने की, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंपेयर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ही, या लिटरेचर पे, या पेंटिंग पे। तो इसमें हम लोग टेम्पोरल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले पास्ट को अंडरस्टैंड करें, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लें, वहाँ से हम लोग इशूज़ को उठाएँ, उसके एग्जाम्पल लें, फिर प्रेजेंट को एनालाइज करें और फ्यूचर को इस तरीके से प्रिडिक्ट करें, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड व्हाट वर द मेजर इशूज़, तो इसमें आप टेम्पोरल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। पहले पास्ट में बताइए कि लैंड के साथ क्या इशू थे और लैंड रिफॉर्म कौन कौन से लाए गए थे, ठीक है। फिर पास्ट में क्या क्या लैंड रिफॉर्म आए, भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या टेनेंसी रिफॉर्म्स और ये सब आया है। फिर प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, भूलेख पोर्टल, ठीक है, और ई रजिस्ट्री कर दी है और सबका एक प्रॉपर्टी कार्ड बन रहा है वो चीज़। और फिर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग टेम्पोरल रिकॉर्ड के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। फिर होती है SDG बेस्ड अप्रोच। देखिए ये वहाँ पे याद आना, ये सारी अप्रोच बहुत टफ होता है, लेकिन जब आप अपने मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, या आप टेस्ट सीरीज़ के पेपर लगाने जाते हैं, तो आप अलग अलग क्वेश्चन को इस इंटेंशन के साथ सोचना शुरू करिए, तो अपने आप पॉइंट जनरेट होने दें। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब SDG अप्रोच लगा दिया, आपने कब स्पेटलिक अप्रोच लगा दिए, कब टेम्पोरल अप्रोच लगा दिए, पर आप लगाएंगे वही। अल्टीमेटली आप कभी भी अपने आंसर जज करिएगा तो उसमें उसी तरीके के अप्रोच के थ्रू आपने पेपर सॉल्व किया होगा। SDG अप्रोच क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, या कोई इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसमें आप क्या करिए, आप हर पॉइंट को SDG के थ्रू लिंक करने की कोशिश करिए। SDG जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ठीक है, और क्लाइमेट, लैंड लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव लैंड, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आप सारे SDGs के साथ लिंक करने की कोशिश करिए। आप देखिए वो SDG आपको बता देंगे कि अच्छा इतने सारे सेक्टर्स होते हैं जिस पे हम अपने आंसर को सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेजर अप्रोच हो गई, ठीक है। जैसे
आप किन किन क्वेश्चंस में ये अप्लाई कर सकते हैं बताइए, कोई आप एक क्वेश्चन बताइए जिस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली तो एनवायरनमेंट एंड इक्वालॉजी के आप किसी भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो एनालाइज करने के लिए ये दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट रोल डू इन्वायरमेंटल एनजीओज एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग EIA, इस तरीके को क्वेश्चन पे, या हम लोग चलिए मान लेते हैं कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड। अब इसमें आपको ये ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को पूरा नेशनल वेटलैंड प्रोग्राम कंजर्वेशन के बारे में पूरा लिखना है, उसके इंपॉर्टेंस और इसके बारे में, लेकिन वेटलैंड में तो देखिए लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव लैंड, रिवर्स के बारे में भी, ठीक है, और वो किस तरीके से हम लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो वाटर क्वालिटी, ठीक है, और इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके भी पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन है, इस समय अब एग्जैक्ट क्वेश्चन पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन SDG बेस्ड अप्रोच के थ्रू आप, और SDG बेस्ड अप्रोच एसए में तो बहुत ही कारगर होती है। आप एसए में तो आप कंटिन्यूअस 10-12 सोचिए 17 अलग अलग डायमेंशंस पे पॉइंट आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ SDG बेस्ड अप्रोच लगा के। अच्छा, GS बेस्ड अप्रोच क्या होती है? जैसे आपने कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपको पता ही नहीं है कि हम क्या क्या पॉइंट लिखें, क्या नहीं लिखें, या किस पॉइंट से हम लोग पॉइंट जनरेट करें, तो वो बहुत टफ हो जाता है। जैसे गवर्नेंस के क्वेश्चन हो गए, या किसी और क्वेश्चन जैसे एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ इन एनालाइजिंग द गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज़ विद अर्बन लोकल बॉडीज़। या एक क्वेश्चन है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, जैसे मान लीजिए ई गवर्नेंस इज़ नॉट जस्ट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। तो ये सब 2024 के क्वेश्चन हैं। तो इनमें आप क्या करेंगे, अब GS बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हो। कैसे? GS 1 में कहाँ पे, जैसे सोसाइटी में गवर्नेंस बिल्कुल यूज़ हो सकती है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा इंडियन सोसाइटी में, उसमें पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट, हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट, एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, और सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, और गवर्नेंस बेटर टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए। फिर GS 2 पे आ जाइए आप। GS 2 में लैंड रिफॉर्म्स आपने पढ़ा होगा GS 2 सिलेबस में, ठीक है, उसमें आपने रोपा पढ़ा होगा। उसमें क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ इनके इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए बेटर यूज़ हो सकता है गवर्नेंस में। और कहाँ पे आपने जो भी GS 2 में मेजर टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उसके लिए। फिर उसके बाद GS 3 में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको सब हेडिंग बना के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से GS 4 से आप केस स्टडी ले सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस तरीके के कीवर्ड पिक कर सकते हैं आप अपने आंसर में, उस पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हम लोगों को जनरल स्टडी के थीम्स को स्ट्रक्चर करना है अपने आंसर्स को इफेक्टिवली लिखने के लिए। अपने करंट अफेयर, जैसे आपको एग्जाम्पल नहीं याद रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक कोई आंसर है, उसके पॉइंट्स तो जनरेट कर दिए पर एग्जाम्पल नहीं जनरेट कर पाए, तो एग्जाम्पल्स को जनरेट करने के लिए GS बेस्ड अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच होती है, ठीक है। आपके एग्जाम्पल बार बार एक ही तरीके के नहीं लगने चाहिए, जैसे ऐसा नहीं लगना चाहिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे बार बार सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ गवर्नेंस में कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो बार बार या तो ई गवर्नेंस लिख दे रहे हैं, या आप UPI लिख दे रहे हैं, या फिर आप कोविन लिख दे रहे हैं, या फिर आप भीम ऐप लिख दे रहे हैं, या फिर आप डिजी लॉकर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या, या उमंग ऐप लिख दे रहे हैं, ये सारे एक ही तरीके के सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू के एग्जाम्पल हैं। गवर्नेंस में भाई बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो पब्लिक हेल्थ से भी रिलेटेड होती है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी रिलेटेड होती है, वो एजुकेशन सेक्टर से भी रिलेटेड होती है, ठीक है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो हमारे सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, टारगेटेड डिलीवरी, ठीक है, PM जो घर स्कीम, ठीक है, उसके बाद ये जो PM किरण योजना, फिर ये जो हम लोगों का कुसुम योजना, ये सब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एट द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ ही हो रही हैं। तो आपको एग्जाम्पल जनरेट करने के लिए GS बेस्ड अप्रोच काफ़ी हद तक हेल्पफुल करती है। फिर अगली अप्रोच हम लोगों की कौन सी आती है, लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है, एक कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कुछ इनिशियल पार्ट होगा, ठीक है, कुछ उसका बीच का पार्ट होगा और कुछ उसका लेटर पार्ट होगा, ठीक है।
उस पूरी प्रोसेस को हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं। और जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन में, पॉलिसी फॉर्मेशन के क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये लाइफ साइकिल अप्रोच बहुत अच्छी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ नहीं तो बेसिक अगर हम लोग पूछते हैं कि पीएम आयुष्मान योजना, ठीक है, तो इसमें लाइफ साइकिल अप्रोच में क्या है कि जब हम लोगों ने ये योजना के साथ आए थे तब पहले क्या प्रॉब्लम थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इश्यूज़ पहले क्या थे, फिर की इशू के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम है कि पहले बेनिफिशियरीज़ हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, टोटल हम लोगों के पास डेटा नहीं था, और भी जो इश्यूज़ हैं, कवरेज लार्ज नहीं थी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हॉस्पिटल्स नहीं सारे कवर्ड्स थे, तो स्टेट्स की अलग अलग स्कीम्स थी, एक कोई यूनिफाइड स्कीम नहीं थी, तो ये थी। फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे कि सिर्फ टाइप सी मतलब जो लेटर प्राइमरी हेल्थ केयर को नहीं कवर करता है, सिर्फ लेटर स्टेज की उसको कवर करता है, बहुत से हॉस्पिटल्स कवर्ड नहीं हैं, लोगों के आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बने हुए हैं, पैसा रीइंबर्स होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, देयर आर टू मैनी मिडिल मैन ऑल्सो, ठीक है, अभी भी बिल्कुल पूरा टैक्स हैवी नहीं हुआ है, डिजिटल डिवाइड के कारण बहुत से लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या रिफॉर्म्स के बेसिस पे क्या क्या इम्पैक्ट उसका कितना बढ़िया है कितना नहीं ख़राब, तो हम लोग पूरी लाइफ साइकिल के बेसिस पे एक किसी प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस के क्वेश्चन में ये अप्रोच बहुत अच्छी काम आ सकती है। अगली कौन सी है, स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। बहुत बार हम लोगों को नहीं लगता, लेकिन स्टेक होल्डर अप्रोच एथिक्स के किसी भी आंसर के लिए, गवर्नेंस के किसी भी आंसर के लिए, पॉलिसी के किसी भी आंसर के लिए, लॉ बेस्ड किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और इकोनॉमी में किसी भी क्वेश्चन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए स्टेक होल्डर अप्रोच बहुत बढ़िया होती है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि लीगल, जैसे मान लीजिए BNS आया, ठीक है, या जुडिशरी में क्या रिफॉर्म करने हैं, ओवरऑल जुडिशरी, पूरा जुडिशरी, या ब्यूरोक्रेसी में क्या रिफॉर्म करने हैं, या पुलिस में क्या रिफॉर्म करने हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म पूछ दिया, तो आप सिर्फ उसके स्टेक होल्डर्स फाइंड कर लीजिए। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स में क्या है, पुलिस की एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, तो रिक्रूटिंग एजेंसी एक हो गई उसका स्टेक होल्डर, एक हो गई पुलिस थाना जहाँ से वो करते हैं, ठीक है, एक हो गई कि पुलिस फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है, तो हायर अथॉरिटीज़ हो गई उसके एक, ठीक है, एक पीपल सेंट्रिक जो पुलिस है, ठीक है, फिर पुलिसिंग जो पुलिस के क्या कहते हैं लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसमें क्या रिफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, पुलिस सर्विस जो प्रोवाइड करती है उसके लिए कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है, लोअर लेवल पुलिस पे जो लोग होते हैं, ठीक है, उसके अलावा पुलिसिंग में पुलिस की जो पॉलिसीज़ हैं, पुलिस पे एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ठीक है, पुलिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, ठीक है, उसका इंडिपेंडेंस, तो आप उस पर देखिए कि एक पुलिस में कितने सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, जैसे जुडिशरी में जज भी एक स्टेक होल्डर है, जैसे हेल्थ में कौन कौन स्टेक होल्डर हैं, डॉक्टर एक स्टेक होल्डर है, पेशेंट एक स्टेक होल्डर है, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, पॉलिसी मेकर स्टेक होल्डर हैं, फार्मा कंपनी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा सप्लाई चेन एक स्टेक होल्डर्स है, मेडिकल स्टोर्स एक स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम लोगों को बस स्टेक होल्डर फाइंड करना है, उन स्टेक होल्डर से हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है और उनके ही सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो आपके लोगों के लिए एक डाइवर्स पॉइंट जनरेट करना बहुत ईजी हो जाएगा स्टेक होल्डर अप्रोच में। फिर एक होती है लेवल एनालिसिस। जैसे कोई भी एक प्रोसेस है, ठीक है, उसका लेवल एनालिसिस हम लोगों को कर देना होता है। लेवल एनालिसिस क्या कि वो ग्राउंड लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो मिडिल लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और वो टॉप लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कुछ हम लोग जिसको कहते हैं ना ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन अप्रोच में कुछ चीज़ें टॉप पे तो बहुत अच्छा दिखती हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में, लेकिन जब वो नीचे उतरते हैं तो फिर वो नहीं सही होते हैं। जैसे हम लोगों के लेबर लॉज आए, ठीक है, लेबर लॉज आए, या हम लोगों के फॉर्म लॉज आए, फॉर्म लॉज और लेबर लॉज पॉलिसी दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मिडिल लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन जो पॉलिसी फॉर्मेशन में था वो बहुत बढ़िया नहीं हो पाया, और ट्रिकल डाउन में बिल्कुल नीचे वालों को तो समझ में ही नहीं आई बहुत सारे लोगों को, इसीलिए उसका इतना विद्रोह हुआ, ठीक है। जैसे हम लोगों के जो लेबर लॉज हैं वो इतने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहे हैं, तो या किसी भी स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, उसका नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है और उसका लोकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारे इम्पैक्ट हम लोगों को लेवल एनालिसिस करके एक स्टेप फर्दर आप चलते चले जाइए, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। फिर एक होती है जनरेशनल एनालिसिस। ये अप्रोच होती है जब आपको कुछ भी आंसर में ना पता हो, एक ऐसा क्वेश्चन
जिसमें आपको कोई पॉइंट आप जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें उन्होंने बहुत ही कोई ऐसा यूनिक या एक डिस्टिंक्टिव टॉपिक पूछ लिया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था। मान लीजिए उन्होंने कुछ डैम से रिलेटेड, डैम की स्पेसिफिक प्रॉब्लम, या वाटर में कुछ रिलेटेड कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम पॉन्ड से पूछ ली, पॉन्ड्स की कुछ स्पेसिफिक, या किसी लेक की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछ ली। तो आपको लेक का नहीं पता है, लेकिन आपको उसके ऊपर जो बड़ी रिवर्स हैं उनका तो प्रॉब्लम पता है, उसका नहीं पता जो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, सी, उनका कुछ प्रॉब्लम पता है नहीं पता है। तो आपको बेसिकली वाटर प्रॉब्लम्स पता है, तो आप वाटर प्रॉब्लम लिखनी शुरू कर दिए। जनरल पॉइंट ये उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो उसमें आप एक बड़े लार्जर फ्रेम को आप लेके आंसर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी एक स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में पूछ लिया गया, जैसे कोई हेल्थ की एक बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी आ गई, जैसे मान लीजिए कुछ भी बहुत स्पेसिफिक, CAPF आयुष्मान पूछ लिया गया, CAPF आयुष्मान, ठीक है। ये आयुष्मान का ही पार्ट है, लेकिन जो पैरामिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए सिमिलर हेल्थ केयर, या PM सेहत क्या थी, ये हेल्थ इंश्योरेंस थी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। अब इसमें पूछते कि PM सेहत से रिलेटेड व्हाट आर द मेजर इश्यूज, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड व्हाट आर द मेजर सॉल्यूशंस फॉर अ PM सेहत स्कीम। तो आपको क्या पता है PM, आप कहेंगे कि हमने PM सेहत के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने उसकी लॉन्च और उसमें क्या क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि 5 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, कौन से हॉस्पिटल कवर्ड है, कौन से हॉस्पिटल नहीं कवर्ड है, कौन लोग कवर्ड है, ये आपको नहीं पता है। लेकिन आपको आयुष्मान तो पता है, आपको हेल्थ स्कीम के बारे में तो पता ही है। तो आप मेजरली आयुष्मान के चैलेंजेस लिखना शुरू करिए, आप आयुष्मान के ही चैलेंजेस लिखिए, उसके ही रिफॉर्म्स लिखिए, उसके ही सोल्यूशन लिखिए। तो ये आपका एक, आप इसमें जेनरिक आंसर जरूर लिखेंगे, लेकिन आपको वो 2 to 3 मार्क्स फेच कर देगा, ठीक है। 2 to 3 मार्क्स फेच कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को एकदम ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरीके की अप्रोचेस लगाते हैं, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो एकदम आसान हो जाती है। कोई भी आप बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक देख लेते हैं तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझको बहुत डिटेल में आना चाहिए था। आप इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, अगर चाहे छोटे से छोटे शहर, चाहे बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, वाटर प्रॉब्लम सिमिलर्स होती हैं, लोगों की समस्याएं सिमिलर होती हैं। तो आपको लार्जर इशू पे फोकस करना होता है। और डाइवर्स अप्रोच लिखने से क्या होती है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो जाती है किसी भी आंसर की। आप कोई स्टेक होल्डर मिस नहीं करते हैं, आप कोई भी डाइवर्स पॉइंट छूने से मिस नहीं करते हैं, तो आपके आंसर की स्कोरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। जैसे सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब जैसे नालसा के बारे में उन्होंने पूछ दिया, फ्री लीगल एड, ठीक है। अब हमको नालसा के बारे में मान लीजिए बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझको जुडिशरी के बारे में तो पता ही है, ठीक है। या फ्री लीगल एड क्यों चाहिए होती है, या जुडिशरी में कहाँ कहाँ पे, जैसे एक आदमी गया है कोई पिटिशनर कुछ फाइल करने, तो उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैं लिटरेट नहीं हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझको एक फ्री लीगल एडवाइज़र दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मिलने में समस्या होती है लोगों को, फ्री लीगल एडवाइज़र के बारे में नहीं पता होता, तो उनको अपने राइट्स और अवेयरनेस के बारे में नहीं पता। फिर जुडिशरी में डिले हो रही है, इसलिए लीगल एड में भी डिले हो रही है, ठीक है। लीगल एड भी लोगों के पास केस सालों साल भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लीगल एड में भी नहीं। फिर जुडिशरी खुद उस केसेस को डिले करती रहती है पेंडिंग केसेस के कारण, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, और कौन से हैं, जो लिटिगेंट्स होते हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में नहीं पता होता है। फिर जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने इसमें ग्रैंडफादर फादर सन वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी है, ठीक है, जनरेशनल वाली। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है नालसा के बारे में बहुत डिटेल में ना पता हो, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता है उनके बारे में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन है इंडियन डायस्पोरा। अब इंडियन डायस्पोरा के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आपको ये आंसर अच्छा मार्क्स फेस कर सकता है कि लगभग 8.7 मिलियन डायस्पोरा जो है वो पूरे वेस्ट एशिया में है या पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड है। फिर डायस्पोरा की क्या समस्याएं हैं कि डायस्पोरा को कौन कौन से मतलब अच्छे से सम्मान नहीं दिया जा रहा, या उनके OCI कार्ड्स में दिक्कत है, या डबल सिटीजनशिप वाली समस्या है, ठीक है, या जो इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा है सिर्फ उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रही है, जो उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है वो दूसरे शहर में और अपने देश में भी एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। और डायस्पोरा के साथ वहाँ पर रेसिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए कौन सी पॉलिसीज़ लेके आई है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, उसने कोई रोल प्ले किया है कि नहीं प्ले किया है। हम लोगों का जो पासपोर्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, या गवर्नमेंट की जो MEA है वो कोई नई स्कीम लेके आई है कि नहीं। अगर वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं तो गवर्नमेंट ने कई सारे ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन
ऑपरेशन जो यूक्रेन के लिए चला था, गंगा या ऑपरेशन एक, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशन थे, अब तो नाम भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये आपको जिन क्वेश्चंस के बारे में पता है उनके बारे में आप ऐसे कर सकते हैं, और जिनके बारे में नहीं पता है उनके लिए मैंने आपको डिफरेंट अप्रोचेस बता दिए। जैसे अब एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिफाइंड अर्बनाइजेशन, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन वही लिखा है, एक इंट्रो लिखा, अब उसके बाद हेडिंग डाली और इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ये फैक्टर वो फैक्टर, सारे फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। इस सेम चीज़ इसमें यूज़ करी गई। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, बस उसकी डेफिनेशन लिखिए। अब इन्होंने इशूज़ पूछे हैं। अब डायरेक्ट सब्सिडीज़ में क्या इशूज़ हो सकते हैं, कुछ सोशल इशूज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल विल, स्टेट्स की अपनी पॉलिटिकल विल, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में क्या कि उतना पैसा नहीं है, फिजिकल डेफिसिट हो जा रहा है, ठीक है। और टेक में क्या कि लीकेज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपने क्या किया कि पूरा स्पेटलिक अप्रोच लगा के पॉइंट्स जनरेट कर दिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये पूरी प्रोसेस में क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, तो उसमें क्या है कि पूरी फ्रेश वाटर रिसोर्स यहाँ से जहाँ से सोर्स से पैदा होता है और जहाँ तक गिरता जाता है, ठीक है, वहाँ तक उसके पूरे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सोर्स पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन है, ठीक है। जहाँ पे बह रहा है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी पॉल्यूशन है, उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाला जा रहा है, ठीक है। रिजर्वॉयर्स ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच लगा के आपने पूरा एक आंसर जनरेट कर दिया। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़ी। तो हम लोग अगर इसको वापस रिवाइज़ करें तो हम लोगों ने कौन कौन सी अप्रोचेस पढ़ी। सबसे पहले स्पेटलिक अप्रोच पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने टेम्पोरल अप्रोच पढ़ी, नंबर 3 पे हम लोगों ने SDG बेस्ड अप्रोच पढ़ी, फिर GS बेस्ड अप्रोच पढ़ी, फिर लाइफ साइकिल अप्रोच बेस्ड पढ़ी, फिर स्टेक होल्डर, फिर हम लोगों ने लेवल एनालिसिस पढ़ी, फिर जनरेशनल एनालिसिस पढ़ी। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 अप्रोचेस टोटल पढ़ ली, ठीक है। ये 8 अप्रोचेस मोर देन इनफ होती हैं आपको पूरे कोई भी पेपर कंप्लीशन करने में, ठीक है। तो आप अगर इनका यूज़ करेंगे और अपने आंसर जनरेट करने में तो आपके बहुत डाइवर्स और बेहतर पॉइंट्स जनरेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में। अब ये वीडियोज़ रेगुलर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी इससे इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, बाय बाय।